मौर्योत्तर क्लास के मौर्योत्तर काल के आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि मौर्यों की उत्पत्ति। पहले की क्लास में हमने बताया कि किस तरीके से मौर्य उत्पत्ति होती है चंद्रगुप्त मौर्य से। मौर्य चारों तरफ फैलते हैं। अब मौर्य काल जब समाप्त हो जाता है तब शुरू होता है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में हमने तुम्हें बताया था कि उसका जो शासन होगा, कहीं शुंग वंश आ जाएगा, शुंग वंश की जगह कण्व वंश आ जाएगा, कहीं कुषाण वंश आएगा, कहीं चेदी वंश आएगा, कहीं सातवाहन वंश आएगा, कहीं शक आ जाएंगे। इस तरीके से हमने बताया कि ये सब बढ़ते रहेंगे। 3rd सेंचुरी एडी आते आते माने 3री शताब्दी ईस्वी के अंतिम दौर के समकालीन भारत की राजनीतिक तस्वीर यहाँ पे बता रखा हूँ मैं कि 3री शताब्दी आते आते ये जितने मौर्योत्तर काल के शासक होंगे वो सब डिक्लाइन की तरफ चले जाएंगे, माने उनकी अवनति होने जाएगी, वो खत्म होने जाएंगे और उत्थान प्रारंभ होगा। किसका? गुप्त का उत्थान प्रारंभ हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से हमने तुम्हें बताया कि जैसे देख लो, ये हमने एक भारत का मानचित्र जो बना रखा है, इस भारत के मानचित्र में हम देखेंगे क्या है। पहले मानचित्र को हम बाद में समझाते हैं, पहले इसमें जो लिखे हैं उसको समझते चलो। कहता है कि नॉर्थ वेस्ट में कुषाण अंतिम दौर में है। जो कुषाण वंश याद करो, कुषाण वंश का महत्वपूर्ण शासक कौन था? कनिष्क था, जिसने शक संवत चलाया। उसका काल भी अब क्या है? डिक्लाइन फेज में चला गया, यहाँ अंतिम दौर में जा रहा है। सिंध वाहलिक क्षेत्र में मुरुंड एंड सहानुशासी कहता है जो मूलतः बाहरी थे एंड वाक के साथ भारत आए, कहता है कि अब काफ़ी कमज़ोर। हाँ, तो इस तरीके से माने वहाँ पे वो वाक के जगह पे तुम लोग समझ लो शक लिख लोगे, आ रहा समझ में ना? तो ये बाहर से जो आए थे ये सब के सब अब कमज़ोर हो चुके हैं। पश्चिम भारत में शक जो है चेस्टन वंश वाले, ये भी रुद्रदामन के बाद डिक्लाइन पर है, माने ये भी अब कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। फिर भी ये 4ठी शताब्दी ईस्वी तक बचे रहेंगे। याद रखेंगे, हमने तुम्हें बताया था ये शक ही हैं जो गुप्तों के समकालीन कुछ दिन तक रहेंगे। पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में 9 छोटी छोटी स्वतंत्र जातियां हैं जो आपस में संघर्षरत हैं एंड समापन की ओर है। माने जहाँ पे हम बात करेंगे पंजाब में, हरियाणा में और मध्य प्रदेश में, वहाँ मान लो कि पहले हम शासन पढ़ चुके थे, शुंग वंश से लेकर कुषाण वंश तक अगल बगल के हिस्से में फैले हुए थे, लेकिन वे भी समाप्त हो चुके हैं। और वहाँ पे देख लो अब छोटी छोटी 9 गण जाति का क्षेत्र ये हो गया है, माने छोटी छोटी गण जातियाँ यहाँ पे आ गई हैं बच्चे। फिर नेक्स्ट कहता है इसमें से यूपी से सटे हुए हैं। एमपी में 9 स्वतंत्र राजा है जिन्हें आर्यावर्त के 9 राजा कहते हैं। लोकल रूलर है ये, आ रहे समझ ना? छोटे छोटे राजा हैं जो शुंग कण्व के समापन पर उभरे हैं। ये भी काफ़ी कमज़ोर हैं। जैसे कहता है कि इसमें कौशाम्बी, अहिरछत्र, मथुरा, हस्तिनापुर, पद्मावती, ग्वालियर, विदिशा, पंचाल का राजा, ये सब छोटे छोटे राजा हैं। किसी ऐसे महत्व के राजा नहीं है जैसे मौर्य काल के राजा हुआ करते थे या आने वाले समय में गुप्त काल के राजा होंगे, या मौर्योत्तर काल में भी जैसे कुषाण शासक हुआ करते थे, शुंग होते थे, कण्व होते थे, चेदी होते थे, सातवाहन होते थे। उस प्रकार के ये राजा नहीं है, कमज़ोर किस्म के राजा हैं, लेकिन है छोटे छोटे राजा ये। उड़ीसा से भी चेदी वंश के समापन पर छोटे छोटे राजा, दक्षिणी कौशल का राजा, महाकंधार, पृष्ठपुर, कौशल, अवमुक्ति का राजा, ये सब नए नए राजा यहाँ पे उभर गए हैं। तो इस तरीके से बच्चे मौर्योत्तर काल की हम बात करेंगे तो मौर्योत्तर काल में जो अलग अलग वंश आया था वो वंश भी अब समाप्त हो चुका है और छोटे मोटे राजा चारों तरफ फैले हुए हैं। बिहार में कोई अस्पष्ट कौन? हाँ, महाकंधार। तो इस तरीके से बिहार में कोई स्पष्ट सत्ता नहीं है। बिहार में एक छोटा सा कुनिंद राजा शासन कर रहा है। जिस बिहार में समझ लो पहले हम क्या पढ़े थे? मौर्य काल। मौर्य काल के बाद क्या आ गया? शुंग वंश। शुंग वंश समाप्त हुआ तो कण्व वंश। अब उस कण्व वंश में एक बहुत कमज़ोर राजा आ गया है जिसका नाम क्या है? कुनिंद राजा। याद रखेंगे, झारखंड में आठवीं वन्य जाति का नियंत्रण है, बहुत कमज़ोर है झारखंड में। वहाँ भी राजा महाराजा ख़त्म हो चुके, 8वीं वन्य जनजाति है वो है। सब बंगाल, असम में भी स्थानीय शासन चल रहा है। इसमें कहता है कि सगतर का राज्य, ड्वाक का राज्य, कामरूप का राज्य,
इनसे भी कोई संभावना नहीं है, माने ये भी काफ़ी कमज़ोर किस्म के। बंगाल हो, असम हो, ये सभी। बिंद पार की बात करते हैं बच्चे, माने दक्कन का जहाँ सातवाहनों का शासन था, कहते हैं कि दक्कन भारत में 500 साल से सातवाहन है जो डिक्लाइन पर है, वो भी अब क्या हो रहे हैं, कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। इनके समापन पर 3 नवीन ताकत के उभरने के संकेत मिल रहे हैं। कौन कौन, यही याद रखिए। महाराष्ट्र में वाकाटक वंश, आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु वंश और कर्नाटक में गंग कदम्ब वंश। तो इस तरीके से सातवाहनों के समापन पर महाराष्ट्र के वाकाटक वंश को याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु वंश को और कर्नाटक में गंग कदम्ब वंश को। अब सुदूर दक्षिण की बात करते हैं, जहाँ पे समझ लो हाँ माने मौर्यों के हिस्से से अलग था, मौर्योत्तर काल में भी, तो संगम काल समापन पर है। याद रखेंगे कि सुदूर दक्षिण भारत में मौर्योत्तर काल इधर समाप्त होगा और उधर संगम काल भी क्या होगा, समापन पर आ जाएगा। चोल, पांड्य, चेर ये अंतिम दौर में है, यहाँ कोई नवीन ताकत उभरने का संकेत भी नहीं है। बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म धीरे धीरे दक्षिण भारत की ओर बढ़ रहे हैं, माने जो उत्तर भारत में जो बौद्ध धर्म जैन धर्म था धीरे धीरे दक्षिण की ओर जा रहा है, जहाँ एक बार फिर स्रोत का अभाव होगा। ऐसे दौर को ही कहेंगे कलाभ्र का दौर, माने डार्क फेज। क्लियर बच्चे? तो इस तरीके से माने दक्षिण भारत में संगम समापन पर आ जाता है। उत्तर भारत का जो बौद्ध धर्म जैन धर्म दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान करता है, और तब हमारा शुरू होगा कौन सा दौर, गुप्त काल का दौर। तो इस गुप्त काल के दौर को पढ़ने के पहले हम मौर्योत्तर काल में थोड़ा से एक बार फिर से पढ़ लें। ये अब फिगर यहाँ देखते हैं बच्चे, हमने बताया कि जहाँ बिहार, बंगाल, उड़ीसा की हम बात करेंगे, तो बिहार की बात अगर करें तो यहाँ पर आएगा बिहार में, उत्तर प्रदेश में 9 गण जाति का क्षेत्र है। देख लो फिगर कहता है आर्यावर्त के स्थानीय राजाओं का ये क्षेत्र है। कौन कौन स्थानीय राजा मैं बता दिया हूँ तुम्हें। और इसी बिहार में गुप्त का आरंभ शुरू होगा। कब से शुरू होगा, 275 ईस्वी से बिहार पूर्वी यूपी से गुप्त का उत्थान शुरू हो जाएगा। और यहाँ कुषाण वंश भी देख लो, वो भी डिक्लाइन पे है। और पाकिस्तान के तरफ समझ लो कि इसमें कह रहा है हाँ सद्वानुशाही और मुरुंड, ये जो है हाँ मुरुंड भी क्या है वहाँ पे डिक्लाइन पे है। और गुजरात का जो शक वाले हैं वो भी डिक्लाइन पे हैं। सातवाहन भी डिक्लाइन पे जाता है। चोर, चेल, पांड्य सब के सब डिक्लाइन पे जाएंगे। और नए नए यहाँ पे अब उभरने वाले हैं, जैसे योद्धे, अम्बे, भद्रगण, क्षुद्रक, मालवगण, प्रार्जुन, अर्जुनायन, खरपरी, काक और संकानिक, ये सब छोटे छोटे राजा उभर जाएंगे। कुल मिलाकर हमको इससे ज़्यादा मौर्योत्तर काल नहीं पढ़ना है। मौर्योत्तर काल में एक शासक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मुख्य तौर पे कौन से शासक, कनिष्क के बारे में। और इसी के साथ हमारा मौर्योत्तर काल समाप्त हो जाता है। कनिष्क कौन है, कनिष्क की उपलब्धियां क्या है, ये हम लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ेंगे। और इसी के साथ हम शुरू कर लेंगे कौन सा काल, गुप्त काल। तो गुप्त काल अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे बच्चे।